जय श्री राम साथियों। उत्तराखंड की बजट की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किया था उत्तराखंड बजट 2026-27 की पहली क्लास, जिसमें हमने बजट के बारे में और जो उसका मॉडल है, किस पे बेस्ड है, और बजट की विशेषताएं और बजट में किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम उसी क्लास को थोड़ा आगे को करेंगे और इसमें जो भी बजट का जो मोटा मोटा सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने बजट कितना पेश किया था। कुल 1,11,703.21 करोड़ अब तक का सबसे ज़्यादा बजट था। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट था 1,11,703 करोड़, 111,703.21 करोड़ इतना था। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता था? हमारे स्वयं के कर राजस्व से, यानी जो हमारा खुद का कर राजस्व है सबसे ज़्यादा वहाँ से आता है 28.85%, 28.85%। और उसके बाद जो हम ऋण देते हैं लोक ऋण, उसके बाद ये आता है 24% लोक ऋण से। और जो केंद्र से हमको सहायता मिलती है वो मिलती है 20.5% के आसपास। तो ये होगी केंद्र से अनुदान। और केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है उसमें 19% ऐसे था। ये तो रुपया आने का था, तो रुपया सबसे ज़्यादा हमारे खुद के कर राजस्व से आता है, फिर दूसरे बारे में जो हम ऋण लेते हैं उससे आता है, और तीसरे में केंद्र से जो अनुदान मिलता है। और जो केंद्रीय करों में हमारे राज्य का हिस्सा है वो चौथे नंबर पे है। रुपया आता कहाँ से है ये हो गया। अब रुपया जाता कहाँ है हम इसके विषय में देखेंगे। सबसे ज़्यादा रुपया जाता है हमारा वेतन भत्ते और अधिष्ठान देने में। जो भी हम वेतन भत्ते वगैरह देते हैं उसमें जाता है हमारा 25.45%, 25.45% जाता है वेतन भत्ते देने में। और बृहद व लघु निर्माण कार्य में जाता है 12.49%। और इसी के आसपास पेंशन व आनुतोषिक देने में जाता है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा वेतन देने में, वेतन यानी कि सैलरी देने में, और दूसरे नंबर में जो बृहद और लघु निर्माण कार्य है उसमें, तीसरे नंबर में पेंशन व आनुतोषिक में, और अन्य व्यय में बाकी सारे व्यय भी जुड़े हुए हैं। अन्य व्यय में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अन्य व्यय में मतलब पर्टिकुलर एक सेक्शन होकर बहुत सारे सेक्शनों का मिक्सअप है, तो इसीलिए इसको फोर्थ में काउंट कर रखा है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा अन्य व्यय में है 26%। ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद हमने देखा था जो बजट की विशेषताएं क्या क्या थी। केदार और मानस विशेषताएं थी, केदार और मानस विशेषताएं थी। और जो संतुलन था, संतुलन मॉडल पे बेस्ड था। और केदार का फुल फॉर्म था कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना, रिवर्स माइग्रेशन। और मानस का क्या था? मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। एस वाला थोड़ा कट रखा है तो इसको आप मैनेज कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमने देखा जो संतुलन पे बेस्ड था ये, उसमें एस फॉर समावेशी विकास, एस फॉर समावेशी विकास, ए फॉर आत्मनिर्भरता, और एन फॉर नई सोच, टी फॉर तीव्र विकास, यू उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये थी। और लास्ट ईयर ज्ञान मॉडल पे आधारित था, जिसमें ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, इस पे बेस्ड था। फिर जो इस पे बेस्ड, संतुलन पे बेस्ड है, तो संतुलन का जो एस है उसमें हमने कुछ योजनाएं देखी थी। तो उसमें अटल आयुष्मान योजना थी, राज्य खाद्यान्न योजना, महालक्ष्मी किट योजना थी, ईजाबोई शगुन सबसे इम्पोर्टेंट इसी बार आई है ये प्रसूता के लिए, और ये सब थी। इनमें से जैसे 15 करोड़ की थी वात्सल्य योजना और महालक्ष्मी, सॉरी आंचल अमृत योजना और वात्सल्य योजना 15 करोड़ की थी, महालक्ष्मी किट 30 करोड़ की थी, और आयुष्मान उत्तराखंड 600 करोड़ की थी। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही रखा है। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड में मिशन एप्पल याद कर लीजिए 42 करोड़। और चाय विकास परियोजना, इसमें मतलब आत्मनिर्भर में कुल मिला के आत्मनिर्भर बनाना है। इसको हम मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जब अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए जो गवर्नमेंट की पहल है उनको डालेंगे तो हमारा आंसर ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ट्राउट प्रोत्साहन, इसमें मत्स्य पालन के लिए 39.90 करोड़, ये सब सहायता की जा रही है। और स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 60 करोड़, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, और नई सोच में यूसीसी देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और ये सब हमने देखा था। ई ग्रंथालय 7 करोड़, और तीव्र विकास नंदा देवी राजजात के लिए 25 करोड़, उन्नत गांव शहर, विकसित भारत जी राम जी 705 करोड़,
वाइब्रेंट विलेज फिर प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज लास्ट ईयर आया भी था एग्जाम में, वाइब्रेंट विलेज किसको घोषित कर रखा है, तो वाइब्रेंट विलेज थे और कृषि के आधार पे विलेज थे, तो 40 करोड़ इसके लिए है वाइब्रेंट विलेज बनाने के लिए। ये सब हो गए और ये तो हम देख चुके थे, ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब हम डायरेक्ट नए उसमें जाएंगे कि जो हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है आगे से। हालांकि 5 मिनट ले चुके हैं हम इसमें, पर रिवाइज हो चुका है, ठीक है। चलिए, एक FRBM एक्ट है, ठीक है, FRBM एक्ट ये आया था 2003 में। फुल फॉर्म ऑफ FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये होता है FRBM एक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सरकारी घाटा है उसको कम करना, FRBM एक्ट के तहत होता है सरकारी घाटे को कम करना और भारत के आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है हमारा इसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। एक मिनट में डेफिनेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ से लिख लेना। सरकारी घाटे को कम करना, ऋण के जाल से बचना, ऋण के जाल से मतलब जैसे हमने सबसे ज़्यादा बजट हमको स्वयं के कार्य राजस्व से मिला था, दूसरी बारी में हमने क्या किया, लोक ऋण दिया था ना दूसरे वाले में, तीसरे में हमको था केंद्र से अनुदान, चौथे में था जो केंद्रीय करों में राज्य का अंश था। तो जो अगर हम ज़्यादा ऋण लेंगे तो ऋण का भी जाल हो जाएगा ना, और सरकारी घाटे को कम करना, ऋण के जाल से बचना, क्यों ऋण के जाल से बचना, क्योंकि भारत के आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना ताकि आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ ना पड़े। हाँ, क्योंकि जैसे अगर अभी हम ऋण लेंगे, देखिए ये बजट में नहीं है लेकिन इकोनॉमिक्स और संविधान का भी एक सेक्शन है, क्योंकि मैं आज पढ़ रही थी तो उसमें ये था, जो भी हमारे राष्ट्र के खर्च, मतलब जैसे भी हम अगर किसी दूसरे देश से लोन लेंगे, अगर हमारा देश केंद्र सरकार लोन लेगी तो वो जो भी लोन है वो राज्य की मतलब राष्ट्र की संचित निधि पे होता है, संचित निधि जो हमारी संचित निधि है उस पर भारित होता है केंद्र की। और अगर किसी राज्य ने भी ले लिया लोन, तो उसका जो वो लोन है वो भी राष्ट्र की यानी कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर ही निर्भर होगा। अगर बाई चांस अगर हमारे उत्तराखंड ने लोन ले लिया जापान से, लोन ले लिया जापान से, अब उत्तराखंड इस लोन को चुकाने में असमर्थ है और नहीं चुका रहा है, तो इसने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन ये लोन चुकाना तो पड़ेगा, तो उसको कौन चुकाएगा, केंद्र सरकार संचित निधि से चुकाएगा। लेकिन अब ऐसा करके तो हर कोई राज्य अपना इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर इसने अपना लोन नहीं चुकाया, केंद्र को चुकाना पड़ गया, तो जो केंद्र से हमको बजट मिलता है, केंद्र से बजट में जो हमको पैसे मिलते हैं, क्योंकि केंद्र से अनुदान हमको बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, क्योंकि हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को बिना केंद्र की सहायता से ग्रोथ करा सकें, तो इसलिए जो केंद्र से हमको पैसे मिलेंगे वो नहीं दिए जाएंगे, केंद्र की ओर में जो राज्य का अंश होगा वो नहीं होगा। तो इसलिए मतलब कुल मिला के ये है, अगर राज्य का बजट हो, मतलब राज्य का लोन हो या केंद्र का लोन हो, दोनों किस पे होगा, संचित निधि पे भारित होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो ऋण है, ऋण को मतलब कम करना, इसलिए ये होता है इसमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में। कब आया इसको याद कर लेना, 2003 में, क्योंकि बजट में आराम से दिखा रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कब का एक्ट है करके, क्या होगा ये 2003 का एक्ट है। और इसमें जो बजट में है ये राजकोषीय घाटा GDP का 3% से ज़्यादा ना हो, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए राजकोषीय घाटा। किसके तहत, FRBM एक्ट 2003 के तहत। FRBM एक्ट 2003 के तहत जो राजकोषीय घाटा है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, GDP का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे जो उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितना है, 12,579.70 करोड़, 12,580 मान लो, ठीक है, 579 को 80 मान लो, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आता है, लगभग अनुमान लगा लो। 12,580 करोड़ रुपये हमारा राजकोषीय घाटा है, और जो कि लगभग कितना है, GHDP का लगभग 3% है। GHDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद तो होता है, लेकिन राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फुल फॉर्म ऑफ GSDP। तो GHDP का 3% है लगभग हमारा जो राजकोषीय घाटा है 2025 के साल का, ठीक है।
26 का तो अभी काउंट होगा, नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कितना होगा। तो कितना है राजकोषीय घाटा? 12,579,070 करोड़, ठीक है, या 12,580 करोड़, ऐसे याद रख लो, 579 करोड़, ठीक है। चलिए अब लोक ऋण, लोक ऋण कितना है? ये तो हमारा राजकोषीय घाटा हो गया। लोक ऋण इसमें कितना है? केंद्र जीडीपी का 40%, लोक ऋण केंद्र जीडीपी का 40% और राज्य स्तर पर जीएसडीपी का 20%। और मतलब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो 40 + 20 60, यानी कि जो लोक ऋण है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी तरह लोक ऋण भी 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा तो 3% और लोक ऋण 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, जो प्रमुख विभाग हैं उनको बजटों का घटता क्रम, प्रमुख विभागों को बजट का घटता क्रम सबसे ज़्यादा किसको दे रखा है? लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी को दे रखा है सबसे ज़्यादा बजट। दूसरा पेयजल, तीसरा ग्रामीण विकास, चौथा ऊर्जा। लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण विकास, ऊर्जा। लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ग्रामीण विकास, ऊर्जा। तो ये क्या है? बजट का घटता क्रम। देखो सबसे पहले याद रखो पीडब्ल्यूडी, 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 फिर पानी हो गया, पानी, पेयजल, तीसरे में ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, फिर चौथे में ऊर्जा, ठीक है। ऐसे याद रखो, पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए तुमने पेयजल के बारे में बात की, फिर ग्रामीण विकास के बारे में बात की, ग्रामीण विकास, फिर उसके बाद ऊर्जा, ठीक है। ऐसा जैसे भी याद करने हैं याद कर लो, ठीक है। चलिए अगला, ये क्या है? प्रचलित भाव के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी, जो प्रचलित भाव है यानी कि मार्केट प्राइस, प्रचलित भाव के आधार पे जो जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये इसकी वैल्यू है 3,81,000 करोड़ रुपये, 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 ठीक है, 3,81,000 करोड़ रुपये। और यही 2024-25 में था 3,47,000 करोड़ रुपये, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इनका प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 3,81,000 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर कितना था? 3,47,000 करोड़, ठीक है। चलिए, और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए कितनी अनुमानित है? 2,73,921 रुपये। कितनी? 2,73,921 रुपये। प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए कितनी है? 2,73,921 रुपये, 2,73,921 रुपये, ठीक है। चलिए अब ये देख लेंगे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगभग ये प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी मदद करेगा आपकी, और प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम जो भी है उन सब में तो ये पूछा ही जाएगा। देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था का विभाजन है वो 3 आधार पे किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि वगैरह ये सब आ जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में जो इसमें काम करेंगे ये सब आ जाएंगे, और तृतीय क्षेत्र में जैसे डॉक्टर्स वगैरह, मतलब निर्माण विनिर्माण, अगर किसी चीज़ का निर्माण विनिर्माण होगा द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और तृतीयक में सेवाएं, ये सब बैंक, LIC, ये सारे तृतीयक में आएंगे। और जैसे खनन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि मतलब जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिलेगा, जैसे मछली का वो हो गया पालन, वो सब इसी में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो अब ये किस में कितना सेक्टर दिया गया है? देखो, प्राथमिक 9.5% प्राथमिक क्षेत्र के लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए 39.95%, और तृतीय क्षेत्र के लिए, तृतीय क्षेत्र का योगदान है 50.46%, ठीक है। योगदान बोलेंगे, कितना दिया है ये नहीं बोलेंगे। देखो, प्राथमिक क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है? 9.5%, 59%, लगभग 9.5% के आसपास मान लो, 9.5%, और लगभग 40% द्वितीय क्षेत्र का, और 50% किसका? तृतीय क्षेत्र का। इसको पॉइंट में भी याद कर लीजिए तो अच्छी बात होगी, ठीक है। पॉइंट में भी याद कर लो। कितना था पहले में? कितना है? 9.59%, अरे क्या हो गया, 9.59% प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में 39.95%, तृतीय क्षेत्र में 50.46%, 50.46%। तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और 25-26 के लिए है। और
अब देखेंगे 2026-27 में 2026-27 में आय व्यय का अनुमान सेक्टर वाइज देखेंगे। सब आय व्यय का अनुमान कितना है। देखो, सामाजिक सेवाएं में होगा सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, स्थानीय निकाय को अनुदान। सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, स्थानीय निकाय को अनुदान, ये सब किस में है 2026-27 के व्यय में सेक्टर वाइज योगदान। जो सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और स्थानीय निकाय को योगदान, ये ठीक क्रम वाइज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम किस में देंगे, सामाजिक सेवाओं में, दूसरा सामान्य सेवा, तीसरा आर्थिक सेवाएं और चौथा स्थानीय निकाय को अनुदान। और ये देख लिए 2025-26 की तुलना में 2026-27 के बजट के आकार में 10.41% की वृद्धि हुई है। कितना था बजट, 1 लाख बताओ कितना था, 111,703.21 करोड़ ये था। ठीक है, तो लास्ट ईयर से 10.41% की वृद्धि हो रखी है। 10 मतलब लगभग 10% की वृद्धि हो रखी है लास्ट ईयर से, ऐसे याद रख लेंगे बजट में। ठीक है, और अब देखो ये है व्यय, राजस्व व्यय कितना हुआ, पूंजीगत व्यय कितना हुआ और पूंजीगत परिव्यय कितना हुआ, ये भी देख लीजिए। राजस्व व्यय हुआ इस बार लगभग 65,000 करोड़। एग्जैक्ट डेटा देख लो, लेकिन इतना याद नहीं होगा, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको लगभग याद कर लो। ठीक है, लगभग 65,000 करोड़ क्या हुआ, हमारा राजस्व घटा हुआ। और पूंजीगत व्यय लगभग 46,500 करोड़। एग्जैक्ट डेटा लिख रखा है, अगर आपको याद हो तो कर लेना। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय 46,500 करोड़, राजस्व व्यय 65,000 करोड़ और पूंजीगत परिव्यय 18,000 करोड़। ठीक है, चलिए अब छोटा सा बचा है, देखो व्यय तो हमने बात कर दी, अब हम देखेंगे राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हुई, राजस्व व्यय कितना हुआ था, 65,000 करोड़ था ना, तो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, 67,500 करोड़। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, 67,500 करोड़। और व्यय कितना था, व्यय कितना था, 65,000 करोड़ था ना, 65,000 करोड़। और प्राप्तियाँ कितनी है, 67,500 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, 42,500 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, 42,500 करोड़। और पूंजीगत व्यय कितना था, पूंजीगत व्यय ठीक है, पूंजीगत व्यय था 46,500 करोड़। 46,500 करोड़ व्यय था और प्राप्तियाँ कम है, पूंजीगत में प्राप्तियाँ कम है, 42,500 करोड़ हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू राजस्व व्यय। तो ये छोटी सी क्लास थी, इसमें जो बचा हुआ था ये सब तो हमने कवर कर लिया। आई थिंक नहीं है अब नीचे को इसमें कुछ। अब मैं जो एग्जैक्ट जो बजट है उसमें एक बुक आती है, उसमें जो भी छपा होगा उसको एक क्लास में और लेने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो वो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से। जय श्री राम।